दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का स्वप्न दिया था। मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के 60 करोड़ गरीबों को घर दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, हर गरीब को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया और देवेंद्र जी अब लाडली बहना और लाडली भैया भी देने जा रहे हैं। गरीब कल्याण का काम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी के साथी भी नहीं कर सकते। गरीब कल्याण का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले कई सारे अपप्रचार यहां पर कर रहे हैं कि वो दलितों का, गरीबों का, पद दलितों का, आदिवासियों का कल्याण करेंगे। मैं आज पूछने आया हूं, 58 साल तक आपका शासन रहा, आपने गरीबों के लिए क्या किया? 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी अब ज्यादा दिनों तक पंतप्रधान नहीं बन पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों पर अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इन्होंने खुलकर बात की है और खुलकर बात करते साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को महाराष्ट्र में आकर चुनौती भी दी है और साथ ही में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गंदे राजनीति का पर्दाफाश भी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए अमित शाह जी ने साफ साफ बताया है कि महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा करप्ट कोई है तो वो है शरद पवार। और उद्धव ठाकरे की तो बात ही कुछ अलग है भाई, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे के साथ में तो ग्रीन बेल्ट आ चुका है और उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी ग्रीन बेल्ट से वोट पाकर अपनी सरकार बना सकता हूं। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार की उम्मीदों पर अमित शाह के इस भाषण ने पानी फेर दिया है। अमित शाह जी ने जिस सख्त भाषा में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की क्लास लगाई है, वो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि जी हाँ, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन अब ये गलती विधानसभा के चुनावों में दोबारा नहीं होगी। इसी हुंकार के साथ में अमित शाह ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंख फूंक दिया है। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रभक्त है और राष्ट्र प्रथम, इस बात से अगर आप सहमत हैं तो आपको अमित शाह का ये भाषण सुनना बेहद जरूरी है। अमित शाह जी ने अपने भाषण में क्या क्या कहा है, ये सुनने से पहले आपसे एक विनती है, यदि आपने अभी तक अगर भारत प्रपंच इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे राजनीति से जुड़े सारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहले देखते हैं अमित जी अपने भाषण में क्या कह रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, महाराष्ट्र वालों की आवाज को क्या हो गया है? महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में युति की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलिए, बनानी है या नहीं बनानी है? फिर से एक बार विजय अभियान चलाना है या नहीं चलाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती दोस्तों। दोनों हाथ उठाइए, प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, बोलो भारत माता की। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री
श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में बैठे हुए सारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेतागण और आज महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए ये सभी लगभग मंडलों को रिप्रेजेंट करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों को नमस्कार, प्रणाम। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय भाजपा की योजना के तहत आज हम सब स्वर्गीय गिरीश बापट सभागृह में इस विस्तृत कार्यकारिणी के अंदर इकट्ठा हुए हैं। जब मैं यहां आया हूं तब पुण्य नगरी में आया हूं, सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहिए। ये नगरी तिलक महाराज की नगरी है। यहीं से केसरी को शुरू किया और देश भर में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको शिवाजी महाराज के बाद पूरे देश में अलग जगाने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मैं आज बाल गंगाधर तिलक, बाजीराव पेशवा और वीर सावरकर, ये तीनों महापुरुषों को मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों को गुरु पर्व की, गुरु पूर्णिमा की मनपूर्वक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि देश भर में हर प्रदेश के अंदर ये विस्तृत कार्यकारिणी का आयोजन हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर हो रहा है। परंतु महाराष्ट्र की ये पुणे नगरी में विस्तृत कार्यकारिणी का एक अलग स्वरूप भी है, अलग उद्देश्य भी है। हमने विस्तृत कार्यकारिणी देश भर में 2024 के चुनाव के बाद फिर से एक बार हमारे कार्यकर्ता हमारे विजय अभियान में लग जाए, इसके लिए बुलाई है। परंतु महाराष्ट्र के अंदर ये विस्तृत कार्यकारिणी 2014 के चुनाव की समीक्षा के साथ साथ, 2024 की चुनाव की समीक्षा के साथ साथ 2024 में फिर से एक बार कमल फूल की युति सरकार बनाने के लिए बुलाई और इसलिए आप सभी को निमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं का मनपूर्वक अभिनंदन और आभार पार्टी की ओर से प्रकट करना चाहता हूं। कड़ी धूप के अंदर मैंने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को ये चुनाव अभियान के अंदर दौड़ते हुए देखा है, पसीना बहाते हुए देखा है, परिणाम के लिए पल पल जूझते हुए देखा है। और मैं आज कहने आया हूं कि महाराष्ट्र के हर कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा कर कर भारतीय जनता पार्टी को यश दिलाने का काम किया है। और भाई और बहनों, जब हम आज यहां आए हैं तो परिणाम हमारे सामने 60 साल के बाद पहली बार देश में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री लेने का, शपथ लेने का यश मिला है, तो वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को मिला। लगातार 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाई। और आज मैं कहने आया हूं महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, हमने महाराष्ट्र विधानसभा में भी 14, 19 और 14 और 19 से योग जितना बड़ा विजय 24 में प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। कार्यकर्ता मुझे मिले हैं, कल रात को भी कुछ लोग मिले, आज सुबह से महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ता मुझे मिल रहे हैं।
थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है। एक भ्रांति फैलाने का काम हमारे विपक्ष ने किया है। मैं आज आपको एक उदाहरण देकर 2024 के नतीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दो बच्चे थे, एक ही क्लास में पढ़ाई पढ़ते थे। एक बच्चा हमेशा 80% मार्क से पास होता था, क्लास में नंबर 1 आता था। दूसरी एग्जाम आई, उसने तय किया कि इस बार 80 नहीं चलेगा, मैं 90 लाऊंगा। अब उसने लक्ष्य तय किया। लक्ष्य कभी कोई नीचा नहीं तय करता है, ऊपर ऊंचा ही तय करता है। और दूसरा एक विद्यार्थी था, वो 4 साल में उसी कक्षा में नापास हो रहा था। उसको 20 मार्क आ रहे थे। उसने लक्ष्य रखा कि मैं 20 नहीं, इस बार 30 लाऊंगा। पास होने का लक्ष्य नहीं रखा, 30 लाने का लक्ष्य रखा। अब एग्जामिनेशन हो गए, परिणाम आ गया। जिसने 90 का लक्ष्य रखा था उसको 80 की जगह 78 आ गया, और जिसने 20 का लक्ष्य रखा था उसको 30 की जगह 25, 20 की जगह 25 आ गए। अब मुझे बताओ भाई, कौन सा विद्यार्थी का परिणाम अच्छा है? जरा बताओ, 80 वाले का अच्छा है या 20 वाले का अच्छा है? एक बात मुझे सभी कार्यकर्ता बताएं, जो विजयी होता है उसकी सरकार बनती है। भारत में सरकार किसकी बनी है? जरा जोर से बोलो, किसकी बनी है? विपक्ष में कौन बैठा है? तो विजयी कौन बना है? अरे मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि 30 मार्क का लक्ष्य लेकर 25 प्राप्त करने वाला बच्चा अहंकार में आ गया, और 90 का लक्ष्य रखकर 78 वाला पसोपस में पड़ गया। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे, परंतु मैंने जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखा है। जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे। वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, एनडीए को 300 सीटें मिली, और पूरे इंडी अलायंस को इकट्ठा होकर 240 सीटें नहीं मिली है। ये हमें याद रखना है। भाई और बहनों, 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का अगर योग कर देते हैं कांग्रेस पार्टी की सीट का, तो भी 240 नहीं होता जिसका हमें 24 में मिला है। मैं आज कहने आया हूं कि इस चुनाव के अंदर देश भर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासन पर मुहर लगाने का काम किया है, और तीसरी बार मोदी जी को बहुमत के साथ शासन करने का अधिकार दिया है। 300 सीट गठबंधन की और 240 सीट भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, कभी 240 सीट यूपीए में उनकी नहीं आई थी। मगर हमारा कार्यकर्ता और अच्छे का आशा रखने वाला कार्यकर्ता है, इसलिए थोड़ा मन में कसक रह जाती है। रह गई है ना? अरे जोर से बोलो, रह गई या नहीं रह गई है? पक्का रह गई है? तो कसक रह गई है तो सर पकड़कर नहीं बैठते हैं, नए लक्ष्य तय करते हैं, और लड़ाई कहां दूर है, 24 में ही होने वाला है। सारी कसक महाराष्ट्र विधानसभा में पूरी कर फिर से भगवा लहराने का काम कर। मैं आज कहने आया हूं कार्यकर्ता को, हम 2 सीट प्राप्त कर एक बार हुई थी। राजीव गांधी ने हमें तंज कसा था, हम 2 हमारे 2। आज 15 साल तक
वो विपक्ष में बैठे हैं और 15 साल तक अब निश्चित हो गया है कि देश का शासन भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये विजय कोई छोटा विजय नहीं है। 10 साल के काम के बाद जीरो एंटी इनकम्बेंसी के साथ तीसरी बार हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत लेकर निकला है। कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। मेरी बात मानकर घर पे जाना, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं। प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी और युति की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। आप मेरे शब्द को ढंग से समझ कर रखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही है और इसके लिए आज हमने संकल्प लेना। हम किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम सत्ता प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए निकले हुए लोग नहीं। हम विचारधारा को लेकर राजनीति के मैदान में आए थे। हमारी पार्टी की स्थापना का कारण ही विचारधारा था। ये 10 साल में विचारधारा के क्षेत्र में हमने क्या प्राप्त किया? भारत में कोई नहीं मानता था कि भाजपा वाले कोरा नारा लगा रहे हैं, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, धारा 370 नहीं हटेगी। कई लोग चले गए, कई लोग चले जाएंगे ऐसा मानते थे। 10 साल में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के अंदर लिया। सालों तक हमने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, सालों तक संघर्ष किया। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाएगा, राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यही 10 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और धड़ल्ले के साथ राम लल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपने मंदिर में। मैं पुणे में आया हूं, मैं पुणे में आया हूं जब काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। जीजाऊ ने शिवाजी महाराज को कहा था कि हमारा मंदिर टूट गया काशी विश्वनाथ का। तब से कसक लेकर बैठे थे। और मित्रों, तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का दरबार, उसका कॉरिडोर नरेंद्र मोदी के शासन में फिर से सम्मान के साथ आज बढ़। हम जब से राजनीति में आए तब कहते थे इस देश में यूसीसी होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कोई नहीं मानता था इस देश में समान नागरिक संहिता होगी। नरेंद्र मोदी जी के भाजपा के 10 साल के शासन में हमने उत्तराखंड में यूसीसी कर लिया है और पूरा देश आज यूसीसी की राह देख रहा है। देश के अंदर आतंकवाद 85 के साल से नासूर की तरह आतंकवाद और नक्सलवाद हमें परेशान करता था। आए दिन बम धमाके करके ये पाकिस्तान के लोग भाग जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं थी। वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की भूमि लहूलुहान होती थी। नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आज आतंकवाद को देश से हमेशा के लिए समाप्त करने का काम किया है। मित्रों, ये सारे लोग, मीडिया के कुछ मीडिया हाउस भी हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज ओडिशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैंने कहा था 2014 का विजय 5 साल के लिए नहीं है, आने वाले 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश पर रहने वाला है। और आज मैं महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा और शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक की नगरी में
कहकर जाता हूं, अभी 10 ही साल समाप्त हुआ है, 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस देश पर शासन करना। हमने हमारे आत्मविश्वास को जागरूक करने की जरूरत है, हमारे पुरुषार्थ को बल देने की जरूरत है और हमारे आपसी मतभेदों को समाप्त करने की जरूरत है। महान भारत की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। महान भारत की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने डाली हुई नींव पर ही हो सकती है, हमारी विचारधारा ही कर सकती। इस आत्मविश्वास के साथ हमने आगे बढ़ना है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का स्वप्न दिया था। मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के 60 करोड़ गरीबों को घर दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, हर गरीब को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया और देवेंद्र जी अब लाडली बहना और लाडली भैया भी देने जा रहे हैं। गरीब कल्याण का काम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी के साथी भी नहीं कर सकते। गरीब कल्याण का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले कई सारे अपप्रचार यहां पर कर रहे हैं कि वो दलितों का, गरीबों का, पद दलितों का, आदिवासियों का कल्याण करेंगे। मैं आज पूछने आया हूं, 58 साल तक आपका शासन रहा, आपने गरीबों के लिए क्या किया? महात्मा फूले, अंबेडकर जी, इनके रास्ते पर चलने का तो नाम तो दूर, उनके उद्देश्यों को समाप्त करने का काम किया। 10 साल में हमने गरीबों का कल्याण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं आज यहां आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं, ढेर सारी भ्रांतियां चल रही, भ्रांतियां चलाई गई, हम लोग भ्रांतियों में ना आए। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी, हम जवाब देने में कहीं कहीं संकोच करने लगे, लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा हुई। आज मैं कहने आया हूं कि अगर 10 साल का एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी के समय में ही मिला और पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी आरक्षण को बल देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इन्होंने संविधान का विषय कहा, हमने जवाब नहीं दिया, हम सब भ्रांति से बाहर आए। अब चुनाव महाराष्ट्र में आया है, नए नए प्रकार की इल्यूजन पवार साहब खड़ा कर रहे हैं। मैं आज पवार साहब को कहने आया हूं, हमारे देवेंद्र जी, दादा शिंदे जी, अजीत दादा शिंदे जी, ये सब जवाब दे रहे हैं, मगर दूर से मेरा एक निरीक्षण है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में ताली लगाना। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। मैं सोच समझ कर ये वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक गया। किसकी सरकार थी 14 में, बताइए जरा, अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे। हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम। 20 में शरद पवार की सरकार आई, मराठा रिजर्वेशन गायब हो गया। हम आए फिर से, हमने अभी भी मराठा रिजर्वेशन देने का काम किया है। शरद पवार की सरकार आएगी तो मराठा रिजर्वेशन फिर से गायब हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मराठा रिजर्वेशन
कंटिन्यू रखना है तो किसकी सरकार लानी चाहिए? अरे जोर से बोलो, किसकी लानी चाहिए? भाइयों बहनों, कंफ्यूजन में मत रहिए। समाज के हर तबके को न्याय देने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी झूठ कैसे फैलाए जाते? अभी एक पुराना नोटिफिकेशन निकाल दिया, तारीख नहीं है, फैसला पुराना है। मैं भी कंफ्यूजन में आ गया। मैंने पीयूष गोयल जी को फोन किया, है क्या हुआ? पीयूष गोयल जी ने कहा, साहब ये तो हमारा निर्णय नहीं है, शरद पवार का निर्णय है। वो कह रहे हैं दूध का पाउडर इंपोर्ट होगा। कंफ्यूजन में मत आइए। वो सर्कुलर कर कर गए थे, 10 साल में 1 किलो दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। और अगले 5 साल तक 1 ग्राम भी दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं होगा। आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर जाता, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर देता हूं, चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? घर घर जाकर इस झूठ का जवाब देना है, पर्दाफाश कराना है। ये झूठ भी बोलेंगे, भ्रांति भी फैलाएंगे, अपने यहां विखवाद खड़ा करने का प्रयास भी करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहता हूं, अपने आप को इस चुनाव तक साइड पर कर दीजिए। अपनी जगह कमल के हित को केंद्र में ला दीजिए। एक एक कार्यकर्ता कमल को समर्पित हो। एक एक कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करे और एक एक कार्यकर्ता अपने साथी को जिताने के लिए भाजपा से भी ज्यादा परिश्रम करे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? ऐसे नहीं चलेगा भाई। मैं बनिए का बेटा हूं, गारंटी के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे जरा जोर से बताइए, युति को जिताने के लिए जोर लगाएंगे? भाजपा का हर प्रत्याशी हमसे बढ़कर हम परिश्रम करेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है, ये चुनाव का परिणाम उनकी भ्रांतियों का जवाब। एक बार महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हम जीत लेते, ये राहुल गांधी का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। पूरे देश में जोम भरने की जिम्मेदारी मेरे महाराष्ट्र भाजपा के कार्यकर्ताओं में। आप मुझे बताओ भाई, पूरे देश को फिर से एक बार 14 से ज्यादा जोश में लाना है या नहीं लाना है? अरे जोर से बोलो, लाना है नहीं लाना है? इसका एकमात्र रास्ता है इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विजय। महाराष्ट्र में पूरे देश के कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने का काम करेगा। इसकी जिम्मेदारी भाइयों बहनों आपकी। भाइयों बहनों, ये जो बात करते हैं महाराष्ट्र के विकास की, जवाब लेते हैं। मैं आज शरद पवार को पूछने आया हूं, पवार साहब 10 साल तक आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी। 10 साल तक आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? जरा हिसाब लेकर आइए। 10 साल में क्या दिया? झूठे वादों के अलावे आपने कुछ नहीं दिया। भाई और बहनों, यूपीए के 10 साल में महाराष्ट्र को केंद्र से 1 लाख
91,000 करोड़ मिला था, सिर्फ 1,91,000। कितना मिला था जरा जोर से बोलो तो, और जोर से बोलो, घर घर जाकर बताना है कितना मिला था। एक मिनट, कितना मिला था फिर से बोलो। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 14 से 24 में 10,05,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देने। और पवार साहब, अगर हिसाब पे भरोसा नहीं है तो पुणे का कोई चौराहा तय कर दो, हमारा मुरली माहौल हिसाब लेकर खड़ा हो जाएगा, पाई पाई का हिसाब। मैं आज भाइयों बहनों 10 लाख करोड़ का हिसाब लेकर आया हूं, 10 लाख करोड़ का। ना उन्होंने मुंबई के लिए किया, खुद नासिक के लिए किया, ना पुणे के लिए किया, ना नागपुर के लिए। चारों शहरों का विकास अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमने रोडवेज के लिए 75,000 करोड़ दिया, रेलवे के लिए 2,10,000 करोड़ दिया। ये रेलवे मंत्री यहां बैठे, जोर से ताली बजाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। और 1,00,000 करोड़ का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मैंने 10 लाख करोड़ में नहीं गिना है। और 4,04,000 करोड़ एयरपोर्ट के विकास के लिए दिया। 6 लेन का अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नया सेवा अटल सेतु का उद्घाटन हुआ। 11,000 करोड़ का पालखी मार्ग बना। रेलवे के 5800 किलोमीटर के 34 नए प्रोजेक्ट आए। 561 करोड़ से महाराष्ट्र में 9 एयरपोर्टों का रिनोवेशन हुआ। मत्स्य पालन के लिए, सिर्फ मत्स्य पालन के लिए 2600 करोड़ रुपया और 1,80,000 मछुआरों के लिए बड़े बड़े मत्स्य केंद्र बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और पवार साहब, आप कहते हो कि आपने विकास किया। ये महाराष्ट्र के सहकारी साकर कारखाने, महाराष्ट्र के किसानों का समृद्धि का राजमार्ग। 10 साल तक पवार साहब आप कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री थे। 10 साल तक 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स का प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाए थे। मैं सहकारिता मंत्री गया, मोदी जी के पास फाइल लेकर गया, 1.5 मिनट में 10,000 करोड़ का साकर कारखानाओं का काम नरेंद्र मोदी। आप जो 10 साल तक नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 1.5 साल में किया। महाराष्ट्र सरकार ने भी नया बजट पारित किया। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया। और देवेंद्र फडणवीस ने माझी लाड़की बहन कर हर बहन को 1,500 रुपया हर महीने भेजने की शुरुआत। अब पवार साहब कहते हैं इसमें नया क्या है। मैं भी मानता हूं इसमें नया क्या है, तो आपने क्यों नहीं किया भला बताइए। आपने करना चाहिए था ना। अब चिंता मत करो पवार साहब, महाराष्ट्र की जनता आपको करने का मौका भी नहीं देने वाली है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। और ये खटाखट 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 याद आता है ना, आता है या नहीं आता है। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश की जनता ने तो खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट पर भरोसा नहीं किया, मगर आपके पास राज्य सरकारें हैं। कर्नाटक में है, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, 3 तो बची ही है। तो वहां खटाखट भेज दीजिए ना पैसा भाई। भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। मैं तो तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल की बहनों को कहना चाहता हूं, एक खटाखट का डिमांड खड़ा करिए। अरे छोड़िए राहुल बाबा, आपकी सरकारों का एजेंडा देख लीजिए। तेलंगाना और कर्नाटक में और हिमाचल में 1/3 एजेंडा भी आप पूरा नहीं कर पाए। और मोदी सरकार ने
14 के एजेंडे में से एक भी बात बाकी नहीं है और 19 के एजेंडे में सिर्फ 3% बात बाकी। भाइयों बहनों, ये हमारा काम करने का पद्धति है। हमने यहां पर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम देवेंद्र जी ने किए। एनडीए की सरकार में समृद्धि राजमार्ग, मुंबई कोस्टल रोड अटल सेतु, मुंबई नागपुर और पुणे में मेट्रो, जलयुक्त शिवार, कृष्णा भीमा स्थिरीकरण, टेम्बूर मैसाल जैसी योजनाओं को हमने पूरा करने का काम। और मैं बहुत तटस्थता के साथ कहना चाहता हूं, 14 से 19 का कार्यकाल देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र के इतिहास में विकास के लिए हमेशा जाना जाएगा। ये हमारी कार्य संस्कृति है। जब हम आते हैं तो हमारी पार्टी और हमारा नहीं सोचते हैं। हम आते हैं तो गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का सोचते हैं। और ये काम हमने महाराष्ट्र में भी कराकर देखा बताया है और देश में भी कर अभी मोदी जी आए थे 13 जुलाई को 30,000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी को कर। भाइयों बहनों, ये हमेशा बाबा साहेब का नाम देते हैं। मैं अभ्यास के आधार पर कह सकता हूं, बाबा साहेब आंबेडकर की अवगणना और अपमान जितना कांग्रेस ने किया है, इतना अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। ये बात हमने घर घर जाकर बतानी है। और बाबा साहब से जुड़े हुए 5 तीर्थ बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और किसी ने नहीं किया। बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी थी तब नहीं मिला। संविधान दिवस मोदी जी ने बनाया। महाराष्ट्र गुजरात में थे तब संविधान की 26 जनवरी को यात्रा निकाली थी और बाबा साहब के याद में भव्य स्मारक दिल्ली में भी बनाने का काम किया। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। देश भर में दशकों से जड़ लगाकर बैठे हुए नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर खड़ दी। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, आप महाराष्ट्र की जनता को बता सकते हैं 2 साल के अंदर ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। और भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने तुष्टीकरण की जगह सबको न्याय का सूत्र अपनाते हुए देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए कई सारे फैसले लिए और मैं इसका साक्षी हूं। मैं आपको आपके जैसे कार्यकर्ता के नाते बताता हूं, देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और भाइयों और बहनों, मैं यहां पर अंत में अपील करने के लिए,
मैं छोटा था तब मेरी माताजी मुझे गीता समझाती थी। गीता में उन्होंने कहा कि दोनों ओर सेनाएं लगी थी और श्री कृष्ण ने इस श्लोकों का चखीरा के माध्यम से अर्जुन के विषाद को समाप्त करने का प्रयास किया। बाल सहज कुतूहल से मैंने मेरी माँ को पूछा कि दोनों ओर सेनाएं लगी है, नगाड़े बज रहे हैं, तुतारी बज रही है, दंदूभी बज रहे हैं, हाथी खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, और इसमें इतना बड़ा उपदेश कैसे दिया होगा? तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि पूरी गीता श्री कृष्ण ने नहीं पढ़ी होगी, शायद श्री कृष्ण ने इतना कहा होगा, अर्जुन स्मृति को तेज करो, जीवन भर मैंने जो उपदेश दिया है उसको आत्मसात करो और धनुष बाण चढ़ाओ और कौरवों का संहार करो। आज मैं यहां आया हूं तब मेरे सामने रामबाबू जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी बैठे हैं, वरिष्ठ नेता भी बैठे, जो चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं। मुझे चुनाव के गुर आपको नहीं सिखाने हैं। मैं एक ही बात करना चाहता हूं, पूरा जीवन हमारे पुरखों ने, हमारे वडीलों ने जो हमें सिखाया है वो याद करें। राष्ट्र प्रथम, मुझसे पहले मेरी पार्टी और मेरी पार्टी से पहले मेरा देश, इस सूत्र को हम आत्मसात करें, एकत्र आए, एकजुट हो, परिश्रम की पराकाष्ठा करे और सबसे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, प्रदेश भर में गांव गांव, घर घर, नगर नगर, महानगर तक जाकर ये बात पहुंचाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचाएंगे? कमल को जिताएंगे, साथियों को जिताएंगे, महाराष्ट्र को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। फिर से एक बार महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इन दिनों हमारे देश का राजनीतिक माहौल कुछ ठीक नहीं है। विपक्ष तो बस एक ही बात साबित करने में जुटा हुआ है कि देखिए कैसे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पक्ष की सरकार हम पर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। लेकिन इनका ये झूठा नैरेटिव अब ज्यादा काम नहीं आने वाला है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के दरमियान खटाखट 8,500 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे ऐसा कहकर सबको बरगलाया, सबको भ्रमित कर दिया। और जो कांग्रेस 40 सीटों पर समेटी गई थी, वो कांग्रेस आज 99 सीटों पर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, जो कांग्रेस जब 40 सीटों पर आई थी तब राहुल गांधी देश के कई मंदिरों में चक्कर लगा रहे थे और कई मंदिरों में अपना माथा रगड़ रहे थे। और वही राहुल गांधी जब 99 सीट लेकर लोकसभा चुनाव में आगे आए तब उन्होंने संसद में पहला भाषण करते हुए ये कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के साथ जितने भी झूठे खड़े हैं, इन सभी मक्कारों का पर्दाफाश करने के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं और आपका इस मुहिम में साथ देना बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे विनती है कि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्त और परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारा कमेंट बॉक्स आपके कमेंट्स के लिए बहुत ही आतुल और व्याकुल रहता है, इसलिए जल्द से जल्द कमेंट करना शुरू कर दें। देश के राजनीति से जुड़ी हर छोटी मोटी अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत प्रपंच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।